हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो इस वीडियो से हम बुक 2 शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इसमें हमें कंपनी अकाउंट्स के बारे में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है। और हम पहले से ही जानते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है, क्योंकि क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को अच्छे से पढ़ाया गया है। लेकिन क्लास 12th में हमें कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है रिलेटेड टू इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। सो डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं सो दैट आगे समझना आसान हो। A company or a joint stock company is an association of persons formed and registered under the Companies Act. It is a legal person not having physical existence and has separate legal entity, that is an artificial person separate from its members, that is shareholders. Fine. So इसका क्या मतलब है? इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज में चलते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी है इनकॉर्पोरेशन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज द कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कंपनी का जन्म होता है एंड इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ये एक बायोलॉजिकल पर्सन नहीं है, इसे पर्सन के जैसा ट्रीट किया जाता है, इज एज अ पर्सन माना जाता है कंपनी लॉ के हिसाब से। देन सेपरेट लीगल एंटाइटी का मतलब है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटाइटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। सो शेयर होल्डर्स और कंपनी दो अलग अलग व्यक्ति हैं। फाइन, सपोज आई एम अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी, दैट डजंट मीन दैट आई एम द कंपनी। ओके, सो थर्ड इज आर्टिफिशियल पर्सन। In the eyes of law, it is an artificial person. It can own property, enter into contract, conduct business, sue or be sued for its debts and actions. So ये भी व्यक्ति के जैसा है, ये भी अपने नाम से मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, बिजनेस कंडक्ट कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, मुकदमा लड़ सकती है। फाइन, एज अ पर्सन। देन perpetual existence. A company has a perpetual existence, that is, its existence is not affected by death, lunacy, or bankruptcy of its members or shareholders. Perpetual existence का मतलब है कि शेयर होल्डर्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व वहीं का वहीं रहेगा। बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जो अपना शेयर बेच करके कंपनी को छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी मृत्यु या डेथ हो जाती है, कोई फिजिकली या मेंटली डैमेज हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को छोड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी का अस्तित्व वहीं रहता है क्योंकि नए शेयर होल्डर्स आ जाते हैं। फाइन, तो इस तरीके से कंपनी की लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो सकती है। देन लिमिटेड लाइबिलिटी, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड लाइबिलिटी। अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स और द लाइबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज अनलिमिटेड। अगर बिजनेस में कुछ नुकसान होता है तो पार्टनर्स को या सोल प्रोप्राइटर को अपना निजी संपत्ति बेच करके उस नुकसान को भरपाई करना पड़ता है। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में क्योंकि मालिक शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर मैंने 100 रुपीज़ का शेयर खरीदा है, मतलब एक शेयर खरीदा है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो कंपनी 100 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं ले सकती शेयर होल्डर से। सो यहाँ पर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। मतलब जितना शेयर होल्डर को देना है उतना ही पैसा कंपनी मांग सकती है शेयर होल्डर से। फाइन, अगर 50 रुपये का शेयर है तो शेयर होल्डर की जिम्मेदारी है कि वो 50 रुपये कंपनी को दे। फाइन, इस तरीके से वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द नॉमिनल, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम।
और अमाउंट guaranteed to be paid at the time of winding up in case of companies limited by guarantee। एक तरीके की कंपनी होती है जिसे हम कहते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो इसमें वाइंडिंग अप के समय कितना पैसा देना है ये मेंबर्स गारंटी देते हैं, तो वो गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा नहीं दे सकते, या कंपनी गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट शेयर होल्डर से नहीं मांग सकती। देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। फाइन। जैसे कि पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई भी पार्टनर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना शेयर, मतलब पार्टनरशिप में हिस्सेदारी का जो पोर्शन है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक सारे के सारे पार्टनर्स एग्री ना हो। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स को दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र कर सकता है। फाइन। सपोज मैंने 1 लाख रुपीज़ का शेयर्स खरीदे, अब मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे 1 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है, तो मैं इसे बेच सकता हूँ। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति से कह सकता हूँ कि आप मेरे शेयर्स को खरीद लीजिए। इस तरीके से शेयर होल्डर्स की लिस्ट में से मेरा नाम हट जाएगा और जिस व्यक्ति ने इसे खरीदा है उसका नाम चढ़ जाएगा। फाइन। ये सेकेंडरी मार्केट में होगा, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये किया जाएगा। राइट। So that is transferability of share. Shares of a company are freely transferable in the case of companies listed in the stock exchange. In the case of unlisted companies and private companies, it is regulated by articles of association of the company. हम जानते हैं कि articles of association क्या है ना। सेकेंडरी मार्केट का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज। तो अगर मुझे अपने शेयर्स को बेचना है तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में बेचूंगा, अगर कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में तो। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो बुक होती है उनमें लिखे हुए नियमों का पालन करने के बाद शेयर्स को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक ही व्यक्ति मैनेजर होता है और वही उसका ओनर भी होता है। पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में भी आप देखिए कि पार्टनर्स ओनर होते हैं बिजनेस के और वही मैनेज भी करते हैं। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस इतना बड़ा होता है कि लाखों करोड़ों की तादाद में ओनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और इन सब को मैनेजमेंट के काम के लिए नहीं लगाया जा सकता। इनमें से कुछ ही लोग इलेक्ट होकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं और वही कंपनी को देखभाल करते हैं। फाइन। सो शेयर होल्डर अलग बात है, शेयर होल्डर होना अलग बात है, और मैनेज होना, कंपनी को मैनेज करना अलग बात है। मैनेजमेंट तो आपको पता है कि इट्स अ ग्रुप एफर्ट, एक व्यक्ति को मैनेजमेंट नहीं कहते हैं, इट इज़ अ टीम वर्क। सो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है और बहुत सारे इलेक्टेड शेयर होल्डर्स भी इसमें होते हैं और हायर्ड पर्सनल भी होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो टोटली डिफरेंट है शेयर होल्डर्स से। हो सकता है शेयर होल्डर्स काबिल हो मैनेज करने के, और हो सकता है काबिल ना भी हो। अगर वो काबिल है तो उनको उस दिशा में प्रयास करना होगा और इलेक्ट होकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आना होगा, तब जा कर के वो कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वोट भी देंगे अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो। फाइन। और इस तरीके से वो मैनेजमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट टोटली जो है वो दूसरे हाथों में होता है। अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कॉल्ड डायरेक्टर्स। सो सपोज जैसे कि मैं एक शेयर होल्डर हूँ तो मुझे इलेक्शन लड़ना होगा और जो दूसरे शेयर होल्डर्स मुझे इलेक्ट करेंगे, मतलब अपना वोट मेरे पक्ष में देंगे और मैं मेजॉरिटी वोट से जीतूंगा, तो मैं भी एक डायरेक्टर बन सकता हूं, तब जा करके मैं मैनेज कर सकता हूं कंपनी को। अदरवाइज लाखों करोड़ों की तादाद में शेयर होल्डर्स हैं, वो सब के सब तो मैनेज नहीं कर सकते। फाइन। तो इसका ऐसा सिस्टम बनाया गया है। दस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। लास्ट इज कॉमन सील। A company may or may not have common seal. If it has a common seal, it is affixed to all the important documents of the company. अब जैसे कि कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब ये एक बायोलॉजिकल पर्सन तो है नहीं कि हार्ड मास का बना हुआ है और पेन उठा सकता है और साइन कर सकता है। तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में जो है वो अथॉरिटीज साइन करते हैं,
जो भी जिस भी पोजीशन को या जिस भी व्यक्ति को हायरार्की में परमिशन दिया गया है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करेंगे वो साइन करेंगे, लेकिन साथ में कंपनी का सील भी लगाना जरूरी है। अगर सील नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल पर्सन का सिग्नेचर के साथ साथ कंपनी का सील होना आवश्यक है, जिससे कि वो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक हो, राइट, और मान्य हो। तो कंपनी का जो सील होता है वही कंपनी का सिग्नेचर भी होता है, लेकिन साथ में किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का, जैसे कि डायरेक्टर है, उसका सिग्नेचर होना भी आवश्यक है। सो ये हुआ छोटी सी कंपनी के बारे में बात। और लेट अस नाउ डिस्कस द मेन थिंग रिलेटेड टू अकाउंटेंसी, कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर में हमें इश्यू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड बातें करनी है, और इश्यू ऑफ शेयर्स किस तरीके से होता है कंपनी में ये हमें समझना है। और अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है वो वर्टिकल होता है, सीधा होता है। जैसे कि पेज नंबर 8.16 में दिया हुआ है, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है यहाँ। फाइन, देखिए पहले लाइबिलिटीज़ है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ है, और आप नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा एसेट्स। फाइन, ये हुआ एसेट्स, एक के नीचे एक रहता है, यहाँ लाइबिलिटीज का टोटल और यहाँ एसेट्स का टोटल। सो इस तरीके से आप सबसे पहला जो एक्सरसाइज में जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट, एंड दैट इज रिलेटेड टू हाउ वी विल राइट शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट लिखना है ये हमें सिखाया जाएगा। और बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें 2 साल का अमाउंट का कॉलम होता है, जैसे कि ये करंट ईयर का है और ये हुआ प्रीवियस ईयर का। और यहाँ नोट नंबर भी रहता है, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें डिटेल्स शो नहीं करना है। बैलेंस शीट में कभी भी हमें डिटेल शो नहीं करना है, सारे डिटेल्स को हमें नोट में शो करना है। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कि शेयर कैपिटल में हमें, मतलब शेयर होल्डर्स फंड में हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में नहीं आया है तो बैलेंस शीट बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के जैसा बैलेंस शीट नहीं है। इसका एक फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमें आइटम्स को सेट करना होता है। जैसे कि आप देखिए, पहला है शेयर होल्डर्स फंड, फिर शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, उसके नीचे करंट लाइबिलिटीज़ है। फाइन, ये 4 आइटम हैं या 4 हेड्स हैं जिसमें हमें लाइबिलिटीज़ को रखना है, और इसके डिटेल्स भी हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इन बातों को भी समझते जाएंगे। फाइन, लेकिन आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, दिमाग में बिठा लेना चाहिए। ये फॉर्मेट ना केवल इस चैप्टर के लिए काम आएगा, परंतु इस बुक में, मतलब सेकेंड वॉल्यूम में और थर्ड वॉल्यूम में, फाइन, फाइनेंशियल एनालिसिस में यही बैलेंस शीट के ऊपर हमें बात करना है। तो हमें बैलेंस शीट अच्छे से समझना है। अभी फिलहाल हम क्या शुरू करने वाले हैं, हम एक्सरसाइज में जाएंगे, और एक्सरसाइज में हमें शेयर कैपिटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया है, जिसे हमें सिखाया जाएगा कि आप बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट शेयर कैपिटल में लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। फाइन, सो ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपने देख लिया है, इसे एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, लाइबिलिटीज के बाद एसेट्स में भी 2 ही हेड है, नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है, और ये सारे बहुत सारे हेड्स हैं और बहुत सारे आइटम्स हम पहले से ही जानते हैं, कुछ नए आइटम्स भी आपको मिलेंगे। तो आप एक बार इसे सरसरी या अच्छे से देख लीजिए, और बुक में सारे आइटम्स को अच्छे से समझाया भी गया है आगे के पेजेस में, सो यू कैन गो थ्रू इट, but we will discuss all these things as we will proceed in the exercise। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस में वो रिलेटेड आइटम्स आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसे समझाते जाएंगे। राइट, सो लेट अस गो टू द एक्सरसाइज पार्ट। सो एक्सरसाइज में हम डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। बैलेंस शीट में बहुत सारे आइटम्स हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर कैपिटल को हम कैसे बैलेंस शीट में लिखेंगे, क्या अमाउंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, उसका कैलकुलेशन क्या होगा, ये सारी बातें हमें सीखना है। वैसे तो बैलेंस शीट काफ़ी इलेबोरेट होता है,
और पूरा का पूरा बैलेंस शीट हम एक ही वीडियो में ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते, और जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे हम वैसे वैसे चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में या इस टॉपिक में हम शेयर कैपिटल डिस्कस करेंगे कि शेयर कैपिटल क्या है और बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट लिखना है वगैरह वगैरह। सो जैसे कि देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, हरी अगरबत्ती लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹50 lakh divided into 5 lakh equity shares of ₹10 each. It issued 1 lakh equity shares to public for subscription. The shares were subscribed and calls made were received. Prepare balance sheet of the company showing share capital. हमें बैलेंस शीट ही बनाना है पूरा, ठीक। और इन्फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन सिर्फ शेयर कैपिटल से रिलेटेड दिया है, तो हमें बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सिर्फ शेयर कैपिटल को ही शो करना है। फाइन, बाकी के आइटम्स को हमें शो नहीं करना है। और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, वो तो जर्नलाइज होंगे, लेजर होंगे, मतलब एक डेबिट बैलेंस होगा, एक क्रेडिट बैलेंस होगा। सारे क्रेडिट बैलेंस को हम लाइबिलिटी में शो करेंगे और सारे डेबिट बैलेंसेस को हम कहाँ शो करेंगे, एसेट्स में शो करेंगे। तो बैलेंस शीट इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल ही शो करेगा, है ना। ये बात तो हम सब जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको अच्छे से समझना चाहिए कि ये क्या है, ताकि आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में आता रहे। हालांकि मैं हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में इस बात को दोहराता रहूँगा ताकि आप अच्छे से समझते रहें, लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना होगा कि टर्मिनोलॉजीज को आप अच्छे से समझ पाएँ। अब जैसे कि यहाँ हरी अगरबत्ती लिमिटेड ने, लिमिटेड है मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, फाइन, के पास 50 लाख रुपीस का रजिस्टर्ड कैपिटल है। तो ये रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड कैपिटल होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल इज द कैपिटल विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। फाइन, रजिस्ट्रेशन के समय कंपनी को जरूरी होता है बताना कि उसका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा, अधिक से अधिक कैपिटल कितना होगा। और जो शेयर्स जारी किए जाते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, वो शेयर्स ऑथराइज्ड कैपिटल के अंतर्गत ही आते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा के शेयर कभी भी जारी नहीं किए जा सकते। इसी क्वेश्चन में देख लीजिए, 50 लाख रुपए के कैपिटल है, जो 5 लाख इक्विटी शेयर्स में 10 रुपए वाले डिवाइडेड है। सो 5 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख है, 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा 50 लाख, है ना। ये तो मैक्सिमम कैपिटल है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर हुई है। लेकिन इन 5 लाख इक्विटी शेयर्स में से कंपनी ने सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर पब्लिक को जारी किया, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स को कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को कि आप खरीद लीजिए। और आगे क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, है ना, पब्लिक को इश्यू किया और पब्लिक ने खरीद भी लिया, और जितना पैसा मांगा गया मतलब 10-10 रुपए प्रति शेयर मांगा गया और वो कंपनी को मिल भी गया, है ना। पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है कि कंपनी ने जारी किया, पब्लिक ने खरीदा, सब्सक्राइब कर लिया मतलब खरीद लिया, और कॉल्स मेड वेर रिसीव्ड, और जितना पैसा कंपनी ने मांगा उतना पैसा कंपनी को मिल गया ना। क्या मांगा, पैसा मांगा मतलब क्या है कि एक शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक शेयर पर कितना रुपया मांग सकती है, 10 रुपीज़ मांग सकती है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, तो फेस वैल्यू तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है। एक शेयर होल्डर से कभी भी कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट नहीं मंगा सकती। फाइन, तो कंपनी ने प्रत्येक शेयर पर 10 रुपीज़ मांगा, कॉल किया, और जो जिन लोगों ने भी शेयर खरीदा है उन्होंने पूरा पैसा दे दिया। अब हमें इसी जानकारी को बैलेंस शीट में शो करना है। फाइन, और बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट है, ठीक। तो लेट अस सी कि हमें बैलेंस शीट में किस तरीके से शो करना है। एक बार फिर इस फॉर्मेट को देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट जो है वो वर्टिकल बनेगी, मतलब पहले लायबिलिटीज को लिस्ट किया जाएगा, इसी के नीचे हमें एसेट को लिस्ट करना है, जो कि पेज नंबर 8.16 में दिया हुआ है। यू कैन रिफर टू द पेज। सबसे पहले हमें लायबिलिटीज को लिखना है, दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड, और उसमें है शेयर कैपिटल।
फाइन। इस शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट लिखना है, यही बात क्वेश्चन में कही गई है। अब शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने आपसे पहले अभी इस वीडियो में बताया कि हमें डिटेल्स को यहाँ शो नहीं करना है, हमें फाइनल फिगर ही यहाँ लिखना रहता है ना। फाइनल फिगर ही हमें यहाँ लिखना है। तो शेयर कैपिटल में जो फाइनल फिगर आएगा उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए हमें क्या बताना है, क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट। और ये आपको इसका फॉर्मेट नोट्स टू अकाउंट का में जो शेयर होल्डर्स फंड का शेयर कैपिटल का जो फॉर्मेट है ये दिया हुआ है पेज नंबर 8.15 पे। सो लेट अस गो टू पेज नंबर 8.15। सो ये वो फॉर्मेट है नोट टू अकाउंट। देखिए ये बैलेंस शीट का हिस्सा है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें शेयर होल्डर्स फंड दिखा रहे हैं हम, शेयर कैपिटल, यहाँ नोट नंबर लिखा है 1। अब इस नोट नंबर 1 को नोट टू अकाउंट में शो करेंगे 1, और इसका डिटेल यहाँ पर शो करेंगे। ये यही आपसे एक्सपेक्टेड है इस आंसर में। फाइन, आंसर तो ये है लेकिन वर्किंग नोट ये है। फाइन, तो इसमें हम क्या शो करेंगे, शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था वो बताएंगे, फिर इशूड कैपिटल था वो बताएंगे, उसके बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल था वो बताएंगे। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में भी बहुत सारा डिटेल होता है। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या आ गया, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये दोनों में क्या डिटेल लिखना है ये होगा। उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आएगा, अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट शेयर कैपिटल, यही वो अमाउंट रहेगा जो आपको ऊपर के बैलेंस शीट में यहां शो करना है। फाइन, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थ्रू क्वेश्चन नंबर 1। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखना है ये हम नोट टू अकाउंट में पहले लिखेंगे, शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 है, मतलब जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो नोट नंबर 1 का रेफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे, है ना, नोट टू अकाउंट में देखेंगे। सो दैट विल बी द हिंट, दिस इज द नोट नंबर। सो नोट नंबर यहाँ लिखा हुआ 1, तो बैलेंस शीट में जब हम नोट नंबर रीड करेंगे 1 तो उसका रिलेटेड डिटेल हम नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे। शेयर कैपिटल से रिलेटेड है नोट नंबर 1। सो नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल विथ विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड। फाइन, या उसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 50 लाख रुपीस का है। और ये कैसा है, क्या है, मतलब कंपनी है, मतलब शेयर्स होगा, है ना। शेयर इज द यूनिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। सो हाउ मनी, 5 लाख, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सो ये हो गया 50 लाख रुपीस। अब हमें इसे क्लोज कर देना है, मतलब यहाँ से ब्लॉक कर देना है, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल तो कंपनी के जीवन भर का कैपिटल है और पूरा का पूरा पैसा कंपनी को आज ही चाहिए ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे लाइफ टाइम में कंपनी शेयर्स के माध्यम से रिसीव करते रहेगी और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करती रहेगी। तो ये हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल तो हुआ रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी रजिस्टर्ड कैपिटल में से कुछ कैपिटल कंपनी एक बार में पब्लिक को ऑफर करती है कि खरीद लीजिए, आप शेयर्स खरीदिए, है ना। और शेयर्स 10-10 रुपए के हैं, है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लाख रुपीज आए। तो इसमें आएगा इश्यूड कैपिटल। नेक्स्ट, इश्यूड कैपिटल। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का ही वो हिस्सा है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है कि आप इतने शेयर्स हमारे पास हैं, अब आप खरीद सकते हैं। जब तक कंपनी इश्यू नहीं करेगी तब तक पब्लिक शेयर्स नहीं खरीद सकती। ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टर पब्लिक को बोल रहा है कि मेरे को शेयर दे दो और कंपनी ने उसे शेयर दे दिया, ऐसा नहीं है। कि ऑथराइज्ड कैपिटल का ही एक हिस्सा कंपनी सिस्टमैटिक तरीके से, मतलब प्रिस्क्राइब्ड तरीके से, जो कंपनी एक्ट में लिखा है उस तरीके से पब्लिक को ऑफर करती है। इसके लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, मतलब एक इश्तहार छापा जाता है, पब्लिक को बताया जाता है कि इस तारीख के इस तारीख के बीच में आप शेयर्स खरीद सकते हैं। तो कितना इश्यू किया गया, मतलब पब्लिक के पास कंपनी कितने शेयर्स लेकर पहुंची, तो ये लिखा हुआ है 1 लाख शेयर्स लेकर पहुंची। तो यहाँ लिखेंगे हम
1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये कितना हो गया? 10 लाख। अब ऑफर किया पब्लिक ने, कंपनी ने ऑफर किया पब्लिक को, इसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक ने पूरा खरीद लिया। जब तक क्वेश्चन में लिखा ना रहे कि सब्सक्राइब कर लिया गया है, तब तक ये बिका नहीं है। आप दुकान लगा करके बैठ जाइए, जरूरी नहीं है कि सारा सामान आपका बिक जाए, है ना। उसमें से आधा भी बिक सकता है, पूरा भी बिक सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि इट वाज सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक, मतलब इश्यू जो किया कंपनी ने, मतलब ऑफर दिया, तो पब्लिक ने उसे पूरा का पूरा खरीद लिया। तो पूरा खरीद लिया तो उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जनता ने कितना खरीदा? जनता ने पूरा ही खरीद लिया और पूरा पैसा भी दे दिया, है ना। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या है, वो है, क्या लिख रहे हैं हम? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। क्योंकि जो भी अमाउंट कंपनी ने मांगा, जैसे कि 10 रुपीज़ है पर शेयर, और वो पूरा का पूरा 10 रुपीज़ सारे शेयर्स पर कंपनी को मिल गए। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यही फुल्ली पेड अप है। मतलब क्या हुआ? 10 लाख रुपीज हुआ। तो ये जो 10 लाख रुपीज है, यही अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करना है। फाइन। तो क्या अमाउंट हमें शो करना रहता है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप अमाउंट को ही हमें शो करना होता है। लेकिन आपको नोट में ये सारे अमाउंट आपको इस तरीके से शो करने होंगे, ठीक है, तभी आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। सो आप अब आप समझिए इस बात को कि ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ज़्यादा होता है, ऑथराइज्ड कैपिटल से कम इशूड कैपिटल होता है, इशूड कैपिटल के बराबर या कम सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है। फाइन। मतलब ये दोनों जो हैं, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कभी भी ऑथराइज्ड कैपिटल्स के से ज़्यादा नहीं हो सकते। बराबर हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते। इज इट अंडरस्टूड? और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में और भी है कि नॉट फुल्ली पेड अप। तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो हम उस पॉइंट को समझेंगे कि नॉट फुल्ली पेड अप क्या होता है, अभी उसे समझाना सही नहीं है। फाइन। तो ये अमाउंट है जो हमें शो करना है। अब ये इक्विटी शेयर्स हैं। दो तरीके के शेयर होते हैं, ये भी आपको पता है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बारे में बात हो रही है। अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो भी उसका ट्रीटमेंट ऐसा ही होता, कोई अलग नहीं होता, क्योंकि वो भी तो शेयर कैपिटल का ही हिस्सा है। फाइन। तो चाहे आप इक्विटी शेयर कहिए, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर की कहिए, उसका लिखने का तरीका इसी तरीके से होगा। अब हम इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। सो बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो है वो पूरे के पूरे लायबिलिटी को हम इक्विटी एंड लायबिलिटी कहते हैं, है ना। और ये फर्स्ट पॉइंट है, क्योंकि बैलेंस शीट दो हिस्से में डिवाइडेड है, लायबिलिटीज और इसके नीचे एसेट। तो जो लायबिलिटी है उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रोमन न्यूमरल 1 है, और ये इंडो अरबिक नंबर 1 है। और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल, नॉट शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड। सो शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट लिखेंगे शेयर कैपिटल। इससे रिलेटेड हमने नोट बनाया और यहां लिखना है 10 लाख रुपीज। बस यही आपका आंसर है। फाइन। सो इतना इतना अमाउंट लिखने के लिए आपको इतना बड़ा नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ा, और यहाँ नोट नंबर देना पड़ा 1, ताकि आप इस 1 का रेफरेंस नोट टू अकाउंट में ले सकें। और वो अमाउंट, ये 10 लाख रुपीज़ कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया है जो हमने नोट टू अकाउंट बनाया था।
अब ये तो हुआ कि शेयर कैपिटल कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये हमने समझ लिया। लेकिन अगर आप बैलेंस शीट को पूरा देखें तो आपको एसेट और लाइबिलिटी बराबर दिखना चाहिए, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऐसा होता है। तो जब कभी भी पैसा मिला होगा तो बैंक में मिला होगा, है ना। तो बैंक अमाउंट, बैंक में कितना मिला होगा, 10 लाख रुपीज़ ही मिला होगा, और उस 10 लाख रुपीज़ से आपका एसेट बढ़ गया होगा। तो अगर आप इसे पूरी तरीके से मतलब अ, और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट को पूरा समझिए। सो पूरा बैलेंस शीट में आप जब देखेंगे तो ये इतने ही ट्रांजैक्शन को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा बैलेंस शीट, वो ये है लाइबिलिटीज़ में 10 लाख रुपीज़। अब एसेट्स में आ जाइए, है ना। एसेट्स, क्योंकि ये वर्टिकल बैलेंस शीट होता है, एसेट्स में होता है पहला नॉन करंट एसेट, फाइन, इसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। और दूसरा होता है करंट एसेट, और करंट एसेट्स में हमें लिखना है, क्योंकि करंट एसेट्स बैंक अकाउंट जो है वो करंट एसेट में आता है, इसलिए वहां भी लिखना है 10 लाख रुपीज़। इस तरीके से एसेट्स का भी टोटल कितना है, 10 लाख रुपीज़ का है। तो ये हो गया पूरा बैलेंस शीट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहा है कि बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाइए, तो आपको सिर्फ इतना ही जवाब देना है। ये तो मैंने ब्रॉडर पिक्चर दिखाने के लिए या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको एसेट्स में भी दिखा दिया कि अगर शेयर बिका है तो लायबिलिटी तो बढ़ गई, लेकिन साथ में बैंक, यहाँ पर डिटेल तो हमें लिखना नहीं है, लेकिन बैंक में पैसा कितना आया है, 10 लाख रुपीज़ आया है, तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ बराबर है, ये मैंने शो किया। फाइन, आपका आंसर यहीं तक है। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से सुना है, समझ लिया है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है, उसे ध्यान से सुनिए। और हर क्वेश्चन में अलग अलग चैलेंज होता है। जो चीज़ें हम एक पहले क्वेश्चन में नहीं बता पाए हैं या नहीं पूछा गया है, वो दूसरे क्वेश्चन में है। तो आपको सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए ही है। अगर आप स्वयं से बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्सेप्ट पे महारत हासिल होगी और इसी से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। सो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस भी बराबर कर रहे हैं। इलस्ट्रेशंस का भी सहारा लीजिए, टी.एस. गिरवाल एक लाजवाब टेक्स्ट बुक है, आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, इलस्ट्रेशंस को पढ़िए, जो लिटरेचर दिया हुआ है चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आप पढ़िए। हालांकि मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी आपको देता रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर लिटरेचर पढ़ लेते हैं, थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं, तो आप टॉपिक में और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फाइन, अगर आप CUET और CPT की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस चैनल से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगता है। दैट विल मोटिवेट मी मच, fine, to bring more videos for you. Thank you for everything.